सो गाइस, जैसा कि वीर दास ने एक बार कहा था, देयर आर टू इंडिया, और मैं भी काफ़ी हद तक इस बात पे यकीन करता हूँ। अभी अगर हम मोटरसाइकिलिंग के परसेप्शन में अगर मैं ये बात बोलूँ, तो आप देखिए कि देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल। एक के लिए मोटरसाइकिल उसकी जीवनी है, उसकी लाइफ लाइन है, और एक के लिए मोटरसाइकिलिंग उसका शौक है। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग डंजो या स्विगी जैसे डिलीवरी बॉयज़ हैं, उनके लिए मोटरसाइकिल उनके लिए उनकी लाइफ लाइन है, उनके लिए पैसा कमाने का ज़रिया है। और जो लोग एंथुसियास्ट हैं, मोटरसाइकिल को सिर्फ शौक के लिए चलाते हैं, संडे राइड्स के लिए चलाते हैं, वो उनकी एक हॉबी है, वो इनका एक शौक है। तो मैं मानता हूँ कि इतना वास्ट डाइवर्स कंट्री में एक स्टैंडर्डाइज लॉ बनाना इतना आसान काम नहीं है। बट फिर भी मुझे लगता है कि इंडिया में मोटर व्हीकल एक्ट में बहुत सारे अमेंडमेंट्स होने बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लॉज जो अब 2025 में मेक सेंस नहीं करते हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, आज मोटरसाइकिल हेलमेट के साथ साथ मोटरसाइकिल गियर्स भी नेसेसरी हैं। एक मोटरसाइकिल सिर्फ एक इंजन, दो पहिए और एक सीट भर नहीं रह गया, उसमें बहुत सारा के फीचर्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप आफ्टर मार्केट करवा सकते हो। तो मुझे लगता है कि हमारे लॉज जस्टिस नहीं करते हैं, और बहुत ज़रूरी है कि ये लॉज अब 2025 में चेंज हों। इसी तरह के कुछ लॉज के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में, जो मेरे हिसाब से सही नहीं है, एंड गवर्नमेंट शुड लुक आफ्टर दैट। सो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेंटलमैन एंड मोटरसाइकिल, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। जिस पॉइंट के बारे में मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहता हूँ वो है जीएसटी। सबसे पहले कि इंडिया में जब आप कोई भी बाइक या कार खरीदते हो ना, तो उसमें जुड़ता है जीएसटी, और उसके बाद जुड़ता है आपका रोड टैक्स, और फिर उसकी कॉस्ट और इंक्रीज हो जाती है विद द इंश्योरेंस, रोड साइड असिस्टेंस और एक्स्ट्रा थिंग्स डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी ऑफ बाइक यू आर बाइंग। जो सबसे बड़ा पार्ट जो उस बाइक की प्राइस को बढ़ाता है वो होता है जीएसटी। अभी इंडिया में जीएसटी का सीन ये है कि अगर आप 350 सीसी से नीचे की बाइक चला रहे हो तो जीएसटी 28% है, और अगर आप 350 सीसी के ऊपर की बाइक चला रहे हो तो 3% का सेस पड़ता है, तो जीएसटी बन जाती है आपकी 31%। और ये तो मैं उन बाइक्स की बात कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेड नहीं है। अगर इम्पोर्टेड बाइक्स आप चला रहे हो जैसे कि ZX10R, ZX6R, उसमें एक्स्ट्रा सेस पड़ते हैं, तो उनकी तो खैर अभी बात हम छोड़ ही देते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बाइक जिसकी विदाउट रोड टैक्स अगर कॉस्ट 4 लाख रुपए है, और एज्यूमिंग कि वो 350 सीसी से ऊपर है, तो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए का तो सिर्फ आप जीएसटी पे कर रहे हो। तो जस्ट इमेजिन 3 लाख की बाइक आपकी 4 लाख हो जाती है विद दी जीएसटी, एंड देन 4 लाख के ऊपर आपको ले देना पड़ता है रोड टैक्स डिपेंडिंग ऑन दी स्टेट यू आर इन। नाउ, मुझे क्यों लगता है कि जीएसटी बहुत इनजस्टिस कर रहा है, उसका मैं आपको रीजन बता रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि कोई बंदा RR 310 या फिर RTR 310 खरीद रहा है, देन मैं इतना अज्यूम कर सकता हूँ कि ये बाइक उसके सिर्फ शौक के लिए है, वो उसकी डेली ड्राइवर नहीं है। अब क्योंकि ये बाइक 310 सीसी की है, तो इसमें पड़ेगा 28% जीएसटी। और एक दूसरी तरफ एक बंदा अगर लेट्स से 80 से 100 सीसी की बॉक्सर ले लीजिए, या फिर प्लैटिना या स्प्लेंडर खरीद रहा है ना, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये बाइक उसकी लाइफ लाइन है। वो इस बाइक को ऑफिस, फैक्ट्री या फिर मे बी डिलीवरी पर्पज के लिए यूज करना चाहता है। तो अभी का इस प्रोविजन में आप देखोगे तो ये इनजस्टिस हो रहा है उन लोगों के लिए जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे 300 सीसी की बाइक्स, प्लस वो लोग जिनके लिए बाइक उनकी लाइफ लाइन है, दे वांट टू अर्न मनी। 28% जीएसटी से उनके लिए बाइक अफोर्ड करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट ये है कि 350 सीसी की भी अगर आप बात कर लो, तो 350 सीसी में ना कोई प्रीमियम बाइक्स नहीं है। मतलब अगर आप देखोगे तो क्लासिक 350 ले लो, या फिर गोरिल्ला 450 ले लो, या कोई भी 350 सीसी से ऊपर की बाइक, स्पीड 400 लो, ये कोई ऐसा नहीं कि बहुत प्रीमियम बाइक्स हैं। दीज आर स्टिल अ वेरी मच स्टैंडर्ड कम्यूटर बाइक्स। मैं रिसेंटली इस तरह की बाइक्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होना शुरू हुई, तो हम इनको प्रीमियम बाइक्स से परसीव करते हैं, बट मेरी नज़र में प्रीमियम बाइक्स नहीं है। प्रीमियम बाइक्स होती हैं आपकी लीडर क्लास बाइक्स, जो कि जेन्युइनली एक्सपेंसिव साइड पे होती है, तो उनको आप प्रीमियम कह सकते हो। तो मुझे लगता है कि 28% प्लस 3% सेस भी ज़्यादा है। जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो बाइक्स मैन्युफैक्चर करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, पहले तो R&D में काफ़ी खर्चा हो जाता है, प्रोडक्शन लाइन, सप्लाई चेन बनाने में। उसके बाद जब वो बाइक बनाते हैं 400 सीसी, 500 सीसी की, तो जीएसटी वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह जोड़ के बाइक इतनी एक्सपेंसिव हो जाती है, इंडिया में उनकी सेल बहुत ज़्यादा बचती नहीं है। मतलब अगर आप सही में देखोगे तो यार 500-600 सीसी की ना मेट्रो सिटीज़ के अलावा बहुत ज़्यादा सेल होती नहीं है। जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स है ना, वो बहुत ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं हायर कैपेसिटी की बाइक में। आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊँ तो सुजुकी और यामाहा दोनों के पास
बड़ी कैपेसिटी की बाइक्स की ना लिमिट नहीं है, बट दे ऑलवेज स्टिक टू बाइक्स अंडर 300 और 350 सीसी, बिकॉज उनको पता है कि टैक्सेशन ज़्यादा होने की वजह से बाइक बिकनी नहीं है, तो प्रोडक्शन इंडिया में लाने का कोई मतलब भी नहीं है। उससे दो चीज़ें होती हैं, जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स है ना वो ग्लोबल मार्केट नहीं कैप्चर कर पा रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में छोटी बाइक्स की कोई डिमांड नहीं है, वहाँ पे डिमांड है आपकी 400 सीसी से ऊपर की। रॉयल इनफील्ड को छोड़ के अगर आप कोई भी मैन्युफैक्चर देखोगे तो मुझे लगता है कि ग्लोबल मार्केट जो कि प्रीमियम मार्केट है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्रीमियम यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसी मार्केट्स की बात करो, तो ये कंपनियां उनकी मार्केट कैप्चर नहीं कर पा रही हैं, बिकॉज पहली प्रायोरिटी उनको इंडिया देनी होती है, और इंडिया में उनको पता है कि प्रीमियम बाइक्स बिकनी नहीं है, इसलिए वो इन्वेस्ट भी नहीं कर पा रही हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट ऑब्वियसली ये आता है कि बिकॉज जो बायर जो जेन्युइनली जस्ट फॉर यूटिलिटी पर्पस बाइक लेना चाह रहा है ना, उसके लिए महंगी हो जा रही है यार। आप सोचो कि यार महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंच रही है, उसके बाद ये बाइक्स, मतलब जो इंसान ना जेन्युइनली एक रैपिडो के लिए बाइक चलाना चाहता है उसके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो आई बिलीव कि जीएसटी को और सिंप्लीफाई और ब्रैकेट्स इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, जिससे कि सस्ती बाइकें और सस्ती हो जाएं, मिडिल क्लास बाइक जो कि 300 400 500 सीसी के, वो थोड़ी अफोर्डेबल हो और इंसेंटिवाइज की जाए, जिससे कि हम एक्सपोर्ट करना और ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्ट करें। अभी जीएसटी से बात करते करते सेकंड पॉइंट पे मैं आता हूँ, वो है रोड टैक्स। अभी रोड टैक्स देखा जाए तो इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं है टू व्हीलर से, मतलब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बोलूँ तो दिल्ली में ऑलमोस्ट 7% के आसपास है, उत्तर प्रदेश में ऑलमोस्ट 8 to 9% के आसपास है, और जो सबसे ज़्यादा कर्नाटका में वो ऑलमोस्ट 17-18% के आसपास है। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि स्टैंडर्ड नहीं है कोई रोड टैक्स का, मतलब अलग अलग स्टेट्स अलग अलग रोड टैक्स चार्ज करते हैं। जो बायर है ना वो कई बार तो कंफ्यूज रहता है कि भाई एक्स शोरूम प्राइस और ऑन रोड प्राइस क्या रहेगा बाइक का, क्योंकि एक्स शोरूम प्राइस कुछ होता है और ऑन रोड प्राइस में बाइक अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्राइस की हो जाती है। फॉर एग्जांपल सेम व्हीकल अगर आप कर्नाटका में खरीद रहे हो तो ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी 20 से 30 हज़ार, और सेम व्हीकल आपकी उत्तर प्रदेश हरियाणा में सस्ती होगी। फॉर एग्जाम्पल आप कर्नाटका में आप अगर बाइक ले रहे हो नई, तो आपको पता है कि आपको सेकंड हैंड मार्केट में जब आप उसको सेल करोगे ना, तो आपको उतना इंसेंटिव नहीं मिलेगा जितना आपको यूपी और हरियाणा जैसे स्टेट से मिलेगा, बिकॉज आपने पहले ही बाइक में एक एक्स्ट्रा प्रीमियम रोड टैक्स पे करा हुआ है। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि जो मैन्युफैक्चरर है ना, उनको ये प्रॉब्लम आती है कि कर्नाटका जैसे स्टेट्स में बाइक ऑटोमेटिकली महंगी हो जाती है, तो उनके लिए ओवरऑल एक कंट्री में प्लानिंग करना कि मार्केट प्रोडक्ट को कैसे प्लेस करना, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बायर को ये इनजस्टिस लगता है कि यार दूसरा स्टेट वाला ना बाइक चीप पे चला रहा है, हमारा स्टेट वाला बाइक महंगे में चला रहा है, बिकॉज कुछ स्टेट्स में तो इनफैक्ट 4% भी है रोड टैक्स। तो मुझे लगता है कि रोड टैक्स पे ना गवर्नमेंट को रूल बनाना चाहिए कि सारी बाइकों में सेम रोड टैक्स हो। हाँ, आप उसमें भी ब्रैकेट बना सकते हो कि हाँ भाई 100 से 200 सीसी, 200 से 400 सीसी, बट ये नहीं होना चाहिए कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रोड टैक्स है। मैं आपको एग्जांपल दूं तो केरला में 1 to 2 लाख की बाइक में 8% टैक्स है, और कर्नाटका में 18%। सोचिए अगर आप मैसूर में रह रहे हो तो आप जस्ट 50 किलोमीटर ट्रैवल करके केरला चले जाओगे ना, तो आपको सेम बाइक ना कम रोड टैक्स में मिल जाएगी। सरकारों का भी लॉस हो रहा है, क्योंकि लोग ना बहुत ज़्यादा क्रॉस बाइंग कर रहे हैं डिफरेंट स्टेट से, बट इवेंचुअली केओस क्रिएट हो रहा है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जो मतलब बहुत सारे लोगों ने भी रेस करा है, बट आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट्स आर एक्चुअली लिसनिंग टू इट। इसी से मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ, वो है मोटरसाइकिल इंश्योरेंस। 18% जीएसटी इंश्योरेंस में, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा है। प्रॉब्लम यहाँ पे इंश्योरेंस के 18% जीएसटी की नहीं है, प्रॉब्लम है जो 5 साल का मैंडेटरी इंश्योरेंस है। यार देखो, जो बंदा 7-8 लाख की बाइक अफोर्ड कर रहा है ना, उसके लिए नहीं मैटर करता है कि वो 5 साल का या 10 साल का इंश्योरेंस एक बार में ले रहा है, पर कोई बंदा जो ऑलरेडी पैसे बचा के ना 1 लाख रुपए की बाइक ले रहा है ना, उसके लिए 5 साल का इंश्योरेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। उसका टारगेट यही होता है कि उसको ना अपनी अप फ्रंट बाइंग कॉस्ट कम करनी है, तो मुझे लगता है कि 5 साल का इंश्योरेंस थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड है। तो यहाँ पे मेरा मेन कंसर्न प्रीमियम बायर्स या शौक वाले लोगों का नहीं है, मेरा मेन कंसर्न उन लोगों के लिए है जो यूटिलिटी के लिए बाइक यूज करना चाहते हैं। बाइक उनकी लाइफ लाइन है, तो कुछ भी करके ना अगर हम अप फ्रंट बाइंग कॉस्ट कम कर पा रहे हैं ना मोटरसाइकिल्स की, तो उनके लिए बहुत ईजी होगा। और जैसे कि इंश्योरेंस में टैक्सेस ज़्यादा हैं, वैसे ही मुझे लगता है कि जो मेंटेनेंस से रिलेटेड जितने भी कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, जैसे कि ब्रेक पैड्स, टायर्स, इंजन ऑयल, इनमें भी टैक्सेस थोड़े ज़्यादा हैं। ऑलमोस्ट 18% से शुरुआत हो रही है। उससे प्रॉब्लम ये आती है कि सबसे पहले अगर आप हमेशा ऑथेंटिक सर्विस सेंटर में सर्विस करा रहे हो तो आपकी सर्विस कॉस्ट बढ़ जाती है। उससे जो नॉन प्रीमियम सेगमेंट का जो कंज्यूमर है ना, वो इंकरेज होता है बाहर से लोकल मार्केट से पार्ट्स खरीदने के। सबसे पहले तो उसको एक चीप क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है जिसके फेलियर रेट ज़्यादा होते हैं। बाइक उस समय तो रिपेयर हो जाती है, बट
लॉन्ग रन में बाइक डैमेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो ऑलरेडी एक 1 लाख रुपए की बाइक चला रहा है ना, वो 2 से 3 हज़ार रुपए हर 2 से 3 महीने में मेंटेनेंस के लिए इन्वेस्ट नहीं कर पाता है। मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स में जीएसटी कम करी जा सकती है, जैसे कि टायर्स हो सकते हैं, टू व्हीलर्स के लिए, जैसे कि इंजन ऑयल हो सकता है, ब्रेक पैड्स हो सकते हैं, जो फ्रीक्वेंट कंज्यूमेबल आइटम्स हैं। एक्सपेंसिव मेंटेनेंस होने से देयर आर चांसेस कि पीपल स्किप देयर सर्विस। अगेन, फेलिंग दी मशीन्स कैन अफेक्ट टू अ फेटल रोड एक्सीडेंट आल्सो। उसके बाद जो हमारे जैसे लोग हैं जो मोटरसाइकिलिंग को एज अ एंथुसियास्ट चलाते हैं ना, उनके लिए भी ना, बिकॉज वी वांट टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस ऑन दीज मोटरसाइकिल्स, मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट कुछ परसेंट भी अगर लोग डिस्करेज हो रहे हैं, देन वो भी ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक राइडर एक लॉन्ग रूट पे निकलता है, तो वो सिर्फ मेंटेनेंस पे सरकार को टैक्स नहीं दे रहा है, वो रोड पे टोल भी दे रहा है, अगर वो एक्सप्रेस वे चला रहा है, वो फ्यूल करा रहा है जिसमें भी टैक्सेस इंक्लूडेड है, वो होटल्स में स्टे करेगा वहाँ भी टैक्सेस इंक्लूडेड है, वो ट्रैवल करेगा तो टिकट्स लेगा, फूड खाएगा वहाँ भी टैक्सेस पेगा। सो ये ओवरऑल बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम है। तो मुझे लगता है कि अगर आप एक जगह पे टैक्सेस बढ़ा रहे हो और उससे अगर आपकी ओवरऑल इंडस्ट्री डीमोटिवेट हो रही है, देन कुछ फायदा होता नहीं है। के बाद टैक्सेस के बाद जो नेक्स्ट रूल है, जो मुझे पर्सनली ना बहुत पिंच करता है, वो है 15 ईयर रूल। अभी बहुत सारे लोग ना कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि यार इसके बहुत फ़ायदे, मैं फ़ायदे बता देता हूँ। सबसे पहले तो क्या है कि भाई 15 साल में अगर आप बाइक को रिप्लेस कर रहे हो तो डेफ़िनेटली आप नई बाइक खरीदोगे, तो जो नई बाइक की मार्केट है ना वो ग्रो होती है। उसके बाद ऑब्वियसली इसका एक फ़ायदा ये है कि ओवरऑल ब्लैंकेट बैन होने से ना जो खराब व्हीकल्स हैं वो रोड से हट जाती हैं, तो डेफ़िनेटली जब आप नई बाइक खरीदोगे या नई कार खरीदोगे तो डेफ़िनेटली कम पॉल्यूशन क्रिएट करेगी, तो वो एनवायरनमेंट के लिए बेटर है। नई बाइक खरीदोगे तो ओवरऑल जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसको ग्रोथ मिलती है। बट इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहले मैं बजट सेगमेंट के बायर्स की बात करता हूँ। जो बजट सेगमेंट के बायर जो सेकंड हैंड मार्केट में बाइक खरीदते हैं, मान लीजिए किसी ने 10 साल पुरानी बाइक खरीदी। अब वो बेचारा ऑलरेडी गरीब है, उसके पैसे नहीं है, इसीलिए तो उसने 10 साल पुरानी बाइक खरीदी है। हो सकता है कि वो बाइक अच्छे से मेंटेन करता हो और उसने अच्छे से मेंटेन्ड बाइक खरीदी हो, बट फिर भी उसकी बाइक और उसका इन्वेस्टमेंट 10 साल में एक्चुअली में ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज़ वो रोड में चलने के लायक नहीं बची। हम पैसा लगाते हैं एक व्हीकल को खरीदने में ना, उस वो बहुत जल्दी डेप्रिशिएट हो जाती है बिकॉज़ ऑफ दिस 15 ईयर ब्लैंकेट बैन। उसके बाद यार, ज़रूरी नहीं है कि हर बाइक ना गंदे से मेंटेन्ड हो यार। मेरे पास मेरी R15 थी और ट्रस्ट मी, मैंने उसको बहुत अच्छे से मेंटेन किया था एंड आई हैड टू सेल इट बिकॉज़ उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ 3 साल बचे थे। मुझे पता था कि 3 साल बाद मैं चला नहीं पाऊँगा और मेरे पास ऑलरेडी 2 से 3 बाइक्स ऐसी खड़ी हैं जो 15 साल कंप्लीट कर चुकी हैं, और आई हैव केप्ट इट बिकॉज़ मेरे लिए वो बाइक मेरे चाइल्डहुड का पार्ट थी। उसके बाद क्लासिक और विंटेज बाइक्स का ना कल्चर खत्म हो रहा है। आप देखो, आपको रोड पे कितने ही वेस्पास ओल्ड और कितने ही बजाज प्रिया या एलएमएल तक वगैरह दिखते हैं, नहीं दिखते यार, क्योंकि उनको मेंटेन करना इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि कहीं पार्ट्स नहीं मिल रहे, क्योंकि लोग रखना नहीं चाहते हैं। तो जो लोग रखना भी चाह रहे हैं, उनको पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, उनकी मेंटेनेंस में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद पुलिस का हरासमेंट, तो यार उसकी तो मैं बात ही क्या करूँ। तो कुछ विंटेज या क्लासिक से रिलेटेड कुछ प्रोविजन होना चाहिए। उससे फायदा ये होगा कि एक तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू रिटेन रहेगी, और हमारा जो एक व्हीकल के प्रति इमोशनल अटैचमेंट होता है ना, वो व्हीकल से भी जुदा होने की वजह से ना वो हर्ट नहीं होगा हमारा सेंटिमेंट। और ओवरऑल एक मोटरसाइकिल कम्युनिटी, एक मोटरसाइकिल कल्चर ना एक सोसाइटी में एक अच्छे से बढ़ेगा। मुझे पर्सनली तो यही लगता है। मतलब मैं देखता हूँ कि बाहर की कंट्रीज में ना कार्स और बाइक्स को ना लोग जनरेशन्स में पास करते हैं एज अ गिफ्ट। हाउ ब्यूटीफुल एंड हाउ इमोशनल दीज थिंग्स आर। बट हमारे यहाँ ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपकी खुद की लाइफ टाइम में 15 साल की वजह से आपको बाइक कई बार चेंज करनी पड़ेगी। एक और एस्पेक्ट है कि जो इंसान सिर्फ यूटिलिटी के लिए एक व्हीकल खरीद रहा है ना, वो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेगा, बिकॉज उसको पता है कि यार 15 साल के पहले ही हमें बेचनी है। तो मुझे लगता है कि अगर ये 15 साल का बैन को किसी तरीके से अपडेट करा जाए, तो हमारे यहाँ हाई कैपेसिटी और मोर प्रीमियम बाइक्स की मार्केट बढ़ जाएगी। क्योंकि ट्रस्ट मी, अगर आप एक एक्सपेंसिव बाइक खरीदते हो सिर्फ संडे राइड्स के लिए ना, 15 साल में उसको कुछ नहीं होने वाला है। खुद सोचो ना, अगर आप सिर्फ वीकेंड्स पे चला रहे हो तो 15 साल अच्छे से मेंटेन और यूज़ करने के बाद बाइक पुरानी हो जाएगी क्या? नहीं होगी। नाउ तो नेक्स्ट, इट मे बी कंट्रोवर्शियल, बट आई बिलीव कि इंडिया में जो मोटरसाइकिल लाइसेंसिंग है ना, वो बहुत ही ज़्यादा वेग है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा जो 18 साल को पास करता है ना,
वो अगर जाके लाइसेंस बनवाता है तो कोई नहीं पूछने वाला है कि आप 100 सीसी की बाइक चलाओगे कि आप 1000 सीसी की बाइक चलाओगे। बट ट्रस्ट मी, एक 100 सीसी की बाइक सड़क पे चलाना और एक 1000 सीसी की बाइक सड़क पे चलाने में बहुत फ़र्क है। मेरे जैसे राइडर्स ने ना बहुत ही ग्रेजुअली अपग्रेड करा है। मतलब मैंने पहले 2 स्ट्रोक स्कूटर चलाए, उसके बाद मैंने 125 सीसी की बाइक चलाई, फिर मैंने R15 150 सीसी की बाइक चलाई, फिर मैंने 400-500 सीसी पे अपग्रेड किया, फिर मैंने लीटर क्लास की बाइक्स यूज़ करी। बट अगर किसी के पास पैसा है, पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई रोक-टोक नहीं है उसको एक बड़ी कैपेसिटी की बाइक या बड़ी कैपेसिटी की कार लेने से, और आई थिंक इसी वजह से इतने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। इफ यू सी इन यूरोपियन एंड अदर डेवलप्ड सोसाइटीज, वहाँ पे ऐसा नहीं है। यू कांट गो एंड सिंपली राइड एनी कैपेसिटी ऑफ बाइक फ्रॉम ए फर्स्ट लाइसेंस। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी मल्टी टियर सिस्टम होना चाहिए कि हाँ, आप लर्नर्स लाइसेंस बना रहे हो, उसके बाद आप कोई L1 लाइसेंस बनाओ जिसमें आप सिर्फ 200 से 300 सीसी तक की बाइक चला सकते हो, उसके बाद आप अपग्रेड कर सकते हो 600 एंड देन सुपर बाइक क्लास के पास एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है ना, अगर राइडर के पास गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ओवरऑल एज अ गवर्नमेंट और एज अ सोसाइटी हमको ये मेक श्योर करना चाहिए कि हमारी रोडें सेफ हो, और ये तभी सेफ होंगी जब गवर्नमेंट और हम दोनों इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा पाएँ। उसके बाद लाइसेंसिंग में मुझे लगता है कि आज भी गवर्नमेंट के काफ़ी एफर्ट करने के बाद भी बिकॉज़ ऑफ करप्शन, बिना ड्राइविंग टेस्ट के, बिना फिजिकल टेस्ट के लोगों को लाइसेंस मिल रहे हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। क्योंकि रोड्स का सेफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी एक की गलती की वजह से किसी दूसरे की जान जा सकती है। जो नेक्स्ट पॉइंट जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, आई एम श्योर मेरे सारे व्यूअर्स ना इस चीज़ से डेफिनेटली अनॉयड होंगे, क्योंकि मुझे डीएम आते हैं तो मुझे पता है। मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल अम्ब्रेला बैन ऑन मोटरसाइकिल मॉडिफिकेशंस एंड कस्टमाइजेशन इंक्लूडिंग द आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट। अभी क्या है ना कि ये जो पूरा टॉपिक है ना, ये बहुत ही ग्रे टॉपिक है, और एक्चुअली में इट्स नॉट इलीगल अगर आप एक व्हीकल को कस्टमाइज कर रहे हो, और देन इफ यू टेक दैट व्हीकल टू द आरटीओ और आरटीओ ऑफिसर अप्रूव्स इट। बट ये जितना कहने में सिंपल लग रहा है, ट्रस्ट नहीं है, उतना सिंपल नहीं है। अगर आप अपनी बाइक का कलर भी चेंज कर रहे हो, आइडियली 500 रुपये का खर्चा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। बिकॉज ऑब्वियस करप्शन, और हमारे यहाँ के अभी भी जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या गवर्नमेंट स्टाफ है वो उतना एजुकेटेड है नहीं, एक्चुअली में अवेयर है नहीं। उसके बाद कुछ कस्टमाइजेशन यार बहुत ज़रूरी होते हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि मोटरसाइकिल्स में कई बार हेडलाइट्स अच्छी नहीं है, तो वी नीड ऑक्सिलरी लाइट टू ड्राइव इन नाइट, टू ड्राइव इन डिफरेंट काइंड ऑफ टेरेन। उसके बाद मेनी टाइम्स वी नीड जीपीएस माउंट, वी नीड लगेज, वी नीड अ लॉट ऑफ मॉडिफिकेशन टू मेक अ बाइक सुटेबल फॉर यू। जब एक मैन्युफैक्चरर एक बाइक बनाता है ना, तो वो एक स्टैंडर्ड हाइट और विड्थ के बंदे के लिए बनाता है, बट हर इंसान की बॉडी अलग है, हर इंसान की फिजिक अलग है, ड्राइविंग स्टाइल अलग है। कस्टमाइजेशन करना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यार हर अपनी बाइक को ना अपना खुद का सिग्नेचर देने में क्या बुराई है यार। मतलब मैं जब से बाइक और कार चला रहा हूँ ना, मैं हमेशा अपनी बाइक और कार में कुछ ना कुछ अपना टच देता हूँ। मोटरसाइकिल इंडस्ट्री या कार इंडस्ट्री है, वो सिर्फ मैन्युफैक्चरर से नहीं चलती है यार। उसके अलावा जो बहुत सारे लोग जो पार्ट्स बना रहे हैं, जो आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे लेट्स से गिवी हो गया, आपका जाना हो गया, जो उसके क्रैश गार्ड्स बना रहे हैं, वो खुद में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और ये पूरा इकोसिस्टम एक साथ काम करता है। एक तरफ तो बड़ी बड़ी मार्केट्स में सारे पार्ट्स खुलेआम बिक रहे हैं, आप जीएसटी वसूल कर रहे हो, और रोड पे आपके लोग बेसिकली पुलिस चालान कर रही है। तो ये लोगों के लिए बहुत इनजस्टिस है, और ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस हर्ट करता है लोगों का कि क्या उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप यूट्यूब पे देख रहे हो कि यार हर बंदा बाइक मॉडिफाई कर रहा है, आप कर रहे हो तो आपको पुलिस पकड़ ले रही है। मतलब मेरे को लिटरली बैंगलोर में टॉप बॉक्स के लिए भी पुलिस ने पकड़ा है। इंस्टेड ऑफ ये ग्रे एरिया बना रहा है, गवर्नमेंट को रूल्स जस्टिफाई कर देने चाहिए, रूल्स डिफाइन कर देने चाहिए, और ऑक्सिलरी लाइट जैसी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा प्रॉब्लम एक ये भी आ रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि लेटली बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स भी वही सारी एक्सेसरीज दे रहे हैं, बट क्योंकि मैन्युफैक्चरर दे रहा है तो लोगों को लग रहा है कि यार कम से कम हम चालान से बच जाएंगे, बट उस वजह से मैन्युफैक्चरर सेम एक्सेसरीज के 3 से 4 गुना प्राइस वसूल रहा है। उसके बाद यार परफॉर्मेंस मॉडिफिकेशन, मतलब क्यों नहीं, व्हाई नॉट। अगर आप एक सर्टेन क्राइटेरिया के अंदर रह के अपनी बाइक के परफॉर्मेंस अपग्रेड करना चाह रहे हो, देन व्हाई नॉट। और अगर आप परफॉर्मेंस मॉडिफाई कर रहे हो, देन एग्जॉस्ट मॉडिफिकेशन, एयर फिल्टर, यार ये तो मस्ट है। जो लास्ट पॉइंट जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ, वो है मोटरसाइकिल गियर्स के राउंड, और मेनली अबाउट द हेलमेट। अभी सबसे पहले मुझे प्रॉब्लम ये होती है कि इंडिया में जो आईएसआई नॉर्म है वो जस्टिफाइड नहीं है। उसका रीज़न ये है कि इंडिया में यू कैन ओनली यूज अ हेलमेट मार्क्ड विद आईएसआई, और आईएसआई रूल के अंडर हेलमेट्स अंडर 1.2 केजीज आर अलाउड। अभी सबसे पहले जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, जैसे कि
AGV, HJC, मोस्ट ऑफ द केसेस में ना इनके हेलमेट्स ISI ब्रांडेड नहीं होते हैं, तो कॉप्स आपको परेशान करते हैं, ऑल्दो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हेलमेट्स हैं। और एक ISI हेलमेट जो 1.2 केजी के अंडर होगा ना, वो मैं बेट लगा सकता हूँ वो आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को बीट नहीं करेगा। सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ISI हेलमेट ले रहे हो तो अपनी सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। रीज़न ये है कि अगर आप एक सॉलिड वेल डिफाइंड बहुत ही मजबूत हेलमेट बनाना चाहते हो तो वो 1.2 केजी में बन ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल ये मेरा AGV का हेलमेट है K1 और ये ऑलमोस्ट 1.54 केजी का है। इसी तरह से मेरे पास जो बाकी हेलमेट है वो भी 1.5 केजी के आसपास है। और अगर आप 1.2 केजी में एक हेलमेट बनाना चाहते हो देन इट हैज टू बी प्रीमियम एलिमेंट, फॉर एग्जांपल केवलार और कार्बन फाइबर, जिसकी वजह से हेलमेट का प्राइस डेफिनेटली 70-80 हज़ार ऊपर चला जाएगा और कोई इंडिया में अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इंडियन मैन्युफैक्चरर हैं वो इंटरनेशनल क्वालिटी के हेलमेट्स नहीं बना रहे हैं बिकॉज ऑफ ISI, वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं खुशी खुशी, तो उनकी मार्केट विद इन इंडिया में कंस्ट्रेंट होकर रह गई है। और जो इंडियन कंज्यूमर है जो एक अच्छा हेलमेट खरीदना चाहता है जिसके लिए सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, वो अगर एक अच्छा हेलमेट इंपोर्ट करा के हैवी टैक्सेस दे के, बाय द वे अगर आप एक अच्छा हेलमेट इंडिया में इंपोर्ट करा रहे हो तो सारे टैक्सेस को मिला के वो आपको ऑलमोस्ट 60 to 65% टैक्स देना पड़ता है। हेलमेट बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है और अगर वो फिर भी बेयर करता है तो उसको हर दूसरे चौराहे पे पुलिस परेशान करेगी, इवन दो ही इज वेयरिंग एक्चुअली अ सेफर हेलमेट। अगर आप इंडियन हेलमेट ले रहे हो जो ISI मार्क्ड हेलमेट्स हैं, दीज आर नॉट सेफ। तो मुझे लगता है कि हेलमेट स्टैंडर्ड्स पे तो डेफिनेटली काम करना चाहिए, और उसके अलावा सिर्फ रूल बनाने भर से गवर्नमेंट का काम खत्म नहीं हो जाता है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को डिफरेंट बॉडीज के साथ कोलैबोरेट करके ड्राइव्स और अवेयरनेस कैंपेन चलाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार आपने किसी बंदे को पकड़ा पहली बार विदाउट हेलमेट और आपने सीधा उसको 2,000 का चालान दे दिया। इंस्टेड ऑफ 2,000 रुपये का चालान की जगह आप उसको 2,000 रुपये लेके उसको एक 2,000 रुपये का हेलमेट दो। यार हो सकता है कि उसके बाद हेलमेट आएगा तो वो पहन लेगा। अगर वो हेलमेट पहन के वापस घर भी गया ना और एक्सीडेंट होने से उसका सिर बच गया, उसके बाद भी वो अगर पकड़ा जा रहा है देन यू डेफिनेटली डू द चालान। और नॉट जस्ट हेलमेट, हेलमेट के साथ राइडिंग गियर्स, राइडिंग बूट्स, राइडिंग ग्लव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली आई सी लॉट ऑफ राइडर्स जो छपरी कैटेगरी में फॉल होते हैं, वो चप्पल पहन के बाइक चलाते हैं। ट्रस्ट मी ये बहुत ही अनसेफ हो सकता है। चप्पल का स्ट्रैप अगर आप एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो, आपके बाइक के किसी भी पार्ट से मिंगल हो सकता है और आपके लिए बहुत ही कैटास्ट्रोफिक हो सकता है। क्योंकि मैं एंकरेजमेंट ड्राइव्स की बात कर रहा हूँ, तो मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है कि जब भी मैं हाईवेज पे लॉन्ग रूट्स करता हूँ देन आई सी वी राइडर्स ऑन वेरी वेल मेंटेन्ड बाइक विद ऑल काइंड ऑफ राइडिंग गियर्स, बट जो राइडर्स गांव से निकल के हाईवे पे आते हैं ना, उनकी बाइक्स 99% या तो हेडलाइट होगी या बैकलाइट होगी, दोनों चीज़ें नहीं होती हैं। इंडिकेटर्स तो होते ही नहीं है, और हेलमेट अगर हो उनके सिर पे ना तो ये बहुत बड़ी बात है। मेरा ओवरऑल कहना ये है कि यार इंटरनेट के ज़माने में ना हमें कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि ये अवेयरनेस और हेलमेट की रीच गांव तक पहुंचाई जाए। ठीक है यार, मानता हूँ कि बहुत अच्छा हेलमेट नहीं है, पर एटलीस्ट कुछ नहीं से कुछ तो बेटर हो सकता है ना। तो उनके सर पे भी हेलमेट होना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारे सर पे है। तो गवर्नमेंट को फाइन काटने के पहले प्लीज़ कुछ तो ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन करिए जिससे अवेयरनेस कैंपेन्स हो, टीवी एड्स हो, यूट्यूब एड्स हो सकता है कि 100% इफेक्ट ना पड़े, पर अगर 50% इफेक्ट भी पड़ गया ना और कुछ लोगों की भी जान बच गई, फ़ायदा है। सो गाइस इसी पॉइंट पे ये वीडियो मैं एंड करता हूँ। बहुत ज़्यादा इन मोटर व्हीकल एक्ट्स या फिर लॉज से मैं डीप डाइव नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही लेमैन वे में आप लोगों से अपनी बात कहना चाहता था। हो सकता है कि कोई पॉइंट या कोई स्पेसिफिक लॉ जो आपको हर्ट कर रहा हो, मैंने ना मेंशन करो तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड गाइस प्लीज़ डू लेट मी नो कि मेरे कहे गए पॉइंट्स के बारे में आपका क्या कहना है। एंड गाइस आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो देन यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे भी मैं बहुत सारे अपडेट्स डालता रहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, ride safe, wear helmet, wear riding gears, and keep riding. And guys, happy new year. Bye bye.